Hello guys, welcome back to my channel. In previous video we have started the second chapter of business study, that is principle of management, and in previous video we have completed all the 4 principles given by Fioll, and now we are going to complete all the 14 principles that is given by Fioll. So the 5th principle is unity of direction. Unity means एकता and डायरेक्शन मीन्स दिशा. तो फ्योल जी यहाँ पर कहते हैं, इसे हम एक ही स्टेटमेंट से समझ सकते हैं. मानिए 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान. फ्योल जी यहाँ पे कहते हैं कि एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए. अगर आपको ये स्टेटमेंट लर्न है तो आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और उनके कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. तो जो एक डिपार्टमेंट है उसके एम्प्लॉयज़ का काम क्या होना चाहिए, मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ को एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए, जिससे कि वो एक कॉमन गोल को अचीव करें. कॉमन गोल को अचीव करेंगे और उनके कॉमन ऑब्जेक्टिव्स होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन आएगा, और जिससे क्या होगा कि वो अचीवमेंट कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स का, और जो एफर्ट्स हैं और एम्प्लॉयज़ के और मेंबर्स के, उनके एफर्ट्स भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के काम आएंगे और वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे. तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स 1 यूनिट मीन्स 1 प्लान. एंड नाउ 6th प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट. सबऑर्डिनेट करना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को जनरल इंटरेस्ट. इंडिविजुअल इंटरेस्ट मतलब सिर्फ एक ही का, और जनरल इंटरेस्ट यानी सब लोग का मिलके जो इंटरेस्ट होता है वो होता है जनरल इंटरेस्ट, और ये होता है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, और ये होता है जनरल इंटरेस्ट. तो फ्योल जी ने यहाँ पर बताया एम्प्लॉयज़ के ऑब्जेक्टिव्स और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अगर एक ही हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, नो प्रॉब्लम. पर अगर उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स डिफरेंट हैं तो जो मैनेजर है उसको मस्ट रिकंसिल द इंडिविजुअल इंटरेस्ट विद ऑर्गेनाइजेशन. रिकंसिल मतलब मिलाना. मैनेजर को इंडिविजुअल का इंटरेस्ट मिला लेना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट किया. पर अगर ये पॉसिबल ही नहीं हुआ तो फिर क्या करेंगे, तो फिर क्या करना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट के लिए. इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दिया जाएगा. फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई रॉ मटेरियल ख़रीदना है तो मैनेजर को कंपेयर करना चाहिए प्राइस कहाँ कैसा मिल रहा है, कहाँ पर चीप पड़ता है, कहाँ पर क्वालिटी और क्वांटिटी कैसी है. ना कि ये देखना चाहिए कि वो हमारा रिलेटिव है तो हमें उससे ले लेना है. ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के लिए इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस किया जा सकता है. और हमारा 7th प्रिंसिपल है रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन. रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सन यानी होता है जो एम्प्लॉयज़ और मेंबर्स की जो सैलरी है. रिम्यूनरेशन उनका मतलब वो जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी पे करना, वेजेस देना, उनके काम को कुछ रिम्यूनरेट करना. ये होता है 7th प्रिंसिपल में. फ्योल जी कहते हैं कि एम्प्लॉयज़ को और मेंबर्स को फेयरली और एडुकेट वेजेस और सैलरी देनी जानी चाहिए, जिससे कि उन्हें मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हो. अगर वो सेटिस्फेक्शन है और वो सेटिस्फाइड हैं उनकी सैलरी और वेजेस से, तो वो अपना बेस्ट देते, अपनी बेस्ट कैपेसिटी तक देंगे, और उनको जो वेजेस और सैलरी है वो फेयर होने चाहिए, जिससे कि वो अपनी एक रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जी सकें. जो हमारा रीज़नेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी क्या, घर, खाना, हमारी हेल्थ का ध्यान रखना, ये सब उनका हो जाए. पर ये सैलरी कैसे डिसाइड होती है, विद इन द कैपेसिटी ऑफ कंपनी. इसके 3 मेन पॉइंट हैं जिनसे हम कंपनी की सैलरी बना सकते हैं कि हमें रिम्यूनरेशन कितना देना है. तो ये पता पड़ता है फाइनेंशियल कैपेसिटी ऑफ द कंसर्न के हिसाब से, मतलब जो कंपनी है उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, ज़्यादा है, कम है, मिनिमम है, एवरेज है, जिसके हिसाब से उन्हें सैलरी दी जानी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट जो होता है, एक वेज एक्ट है जो गवर्नमेंट देती है, मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि सैलरी कितनी होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से होना चाहिए. और मेन पॉइंट, ये सबसे मेन पॉइंट है कि पेड बाय द कॉम्पिटिटर्स, जो सैलरी कॉम्पिटिटर्स पे कर रहे हैं उसके हिसाब से देख लेना चाहिए कि कॉम्पिटिटर्स कितनी सैलरी पे कर रहे हैं, वरना हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं ऑर्गेनाइजेशन के वो हमारे कॉम्पिटिटर्स की तरफ इंटरेक्ट होंगे और वहाँ पर जाके काम करना चाहेंगे, वो वहाँ अट्रैक्ट होंगे और वहाँ जाएंगे और वहाँ वो काम करेंगे.
Now we will talk about the 8th principle of Henry Fayol, that is centralization and decentralization. ऑर्गेनाइजेशंस में सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स होते हैं, तो काम ऊपर से नीचे तक चलता है, किसी के हाथ में अथॉरिटी होती है, किसी के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. तो यहाँ पर सेंट्रलाइजेशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन फ्यू हैंड्स, सिर्फ किसी किसी के हाथ में पावर देना, वो होता है सेंट्रलाइजेशन. और डिसेंट्रलाइजेशन मतलब होता है सब जो पावर है, जो अथॉरिटी है, उसे एवरी लेवल, मतलब 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल तक, 3rd लेवल तक दे देनी चाहिए. थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटी का सबके पास होना चाहिए. फ्यूल जी यहाँ पर कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन को ना ही तो सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए और ना ही पूरा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. ये सब डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन के साइज़ पर. अगर वो छोटा है तो हम सेंट्रलाइज कर सकते हैं, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए. अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो बहुत एजुकेटेड है, उनके पास एक्सपीरियंस बहुत है, तो हम उस ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज कर देंगे. पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होगा. तो वर्क जो होगा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के हमें बेनिफिट्स मिलेंगे, और डिसीजंस जो हैं हम अच्छे से ले पाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और कंट्रोल भी अच्छा होगा. एंड नाउ द 9th प्रिंसिपल इज़ प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन. स्केलर चेन एक कम्युनिकेशन की चेन है. इसका मतलब इट इज़ द लाइन ऑफ अथॉरिटी, जो कि चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाई टू लो होता है. जो बड़े लोग हैं वहाँ से नीचे, सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक कम्युनिकेशन होना चाहिए, और ये स्ट्रिक्टली फॉलो होना चाहिए. इधर स्किपिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए इसमें. और एवरी की ऑफ दिस चेन, एक पर्सन पर सुपीरियर से सबऑर्डिनेट तक इन्फॉर्मेशन पास होनी चाहिए स्टेप बाय स्टेप. पर यहाँ पर एक ऑल्टरनेटिव भी है गैंग प्लैंक का, क्योंकि कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन में इमरजेंसी हो जाती है, तो हम अगर देंगे तो जो कम्युनिकेशन है, जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत देर तक पास हो पाएगी, और हमारी जो इमरजेंसी है हम उसे फुलफ़िल नहीं कर सकते. जैसे कि ऐसा होता है स्केलर चेन, अगर ए सुपीरियर है तो हर उससे कम्युनिकेशन पास होना चाहिए, B C D E F G, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ऐसे पास होनी चाहिए. बट जो गैंग प्लैंक है उसका काम होता है कि इन्फॉर्मेशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, A B C. तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ऐसे जा रही है, पर अगर हमें इमरजेंसी तो हम क्या कर सकते हैं, B डायरेक्ट E से कांटेक्ट कर सकता है. तो गैंग प्लैंक जो है वो हमें इमरजेंसी में बहुत हेल्प करता है. इसे हम ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन को परमिट करता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. नाउ वी विल टॉक अबाउट द 10th प्रिंसिपल, दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं होता, ऑर्डर का मतलब होता है एक क्रम में, एक क्रम चीज़ में, ठीक है. ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए मैन और मटेरियल का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. फ्यूल जी कहते हैं कि हर चीज़ की फ़िक्स प्लेस होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जिससे कि वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा, और जो एम्प्लॉयज़ की एनर्जी है वो भी सेव होगी. अगर हमें पता है कि सामान कहाँ रखा है तो हम ईज़िली उसे देख पाएंगे और ला सकेंगे, और हमारी एनर्जी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी. तो इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या पड़ेगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, टाइम वेस्ट नहीं होगा एक तो, और स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग चलेगी. ठीक है, तो हम इसे कंप्लीट करेंगे. ये हमारा 10th प्रिंसिपल था, वो है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. और हम बात करते हैं अब हमारे 11th प्रिंसिपल की, जो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. इक्विटी मतलब क्या होता है, इक्विटी मतलब काइंड, फेयर और जस्ट ट्रीटमेंट होना चाहिए एम्प्लॉयज़ के प्रति. जो मैनेजर का बिहेवियर है वो एम्प्लॉयज़ के प्रति काइंड, फेयर होना चाहिए, और जो मैनेजर है उसे बाइस्ड नहीं होना चाहिए. बाइस्ड यानी भेदभाव करने वाला मैनेजर यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना बेस्ट नहीं देंगे, वो अपनी कंट्रीब्यूशन नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मैनेजर बाइस्ड है. तो इक्विटी का मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं, फ्यूल जी कहते हैं कि इक्विटी का मतलब यहाँ सिर्फ सैलरी देना, सैलरी बराबर होना ही नहीं, पर जो रूल्स हैं, डिसिप्लिनरी रूल्स हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने का टाइमिंग, लंच का टाइमिंग, रेस्ट करने का टाइम, ये सब सबके लिए सेम होना चाहिए, चाहे वो सुपीरियर हो चाहे वो सब ऑर्डिनेट हो. तो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एम्प्लॉयज़ को बहुत मोटिवेट करता है, और एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फेक्शन भी मिलता है, और एम्प्लॉयज़ बहुत मोटिवेट होते हैं अपने काम के प्रति.
और हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है दैट इज़ 12th, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। स्टेबिलिटी यानी स्टेबल रहना, जो पर्सनल है, जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उन्हें मतलब परमानेंट रखने की जॉब सिक्योरिटी देनी चाहिए। यहाँ पर फ्यूल जी कहते हैं कि जो टर्मिनेशन है वो जल्दी जल्दी नहीं होना चाहिए कि हमें एम्प्लॉयज़ को हटा देना चाहिए, उन्हें जॉब सिक्योरिटी देना चाहिए जिससे कि वो काम के प्रति और ज़्यादा मोटिवेट हों और वो अपना बेस्ट दें और उन्हें डर ना हो कि हमारी जॉब यहीं छूट जाएगी तो वो अपना काम फिर धीरे धीरे ऐसे ही करने लगेंगे। और यहाँ पे नो रोटेशन और ट्रांसफ़र, मतलब यहाँ पे ज़्यादा ट्रांसफ़र रोटेशन करेंगे क्योंकि हम किसी काम को करते हैं तो हम वहीं अपने आप को अच्छा समझते हैं, हम वहाँ एक तरीके से बंद हो जाते हैं कि हम ये कर ही लेंगे, हमें कोई डर नहीं होता। तो अगर डर नहीं होगा तो क्या होगा कि वो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपना काम खुद कर लेंगे और वो अपने आप सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन प्रिंसिपल बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ बात करते हैं 13 प्रिंसिपल दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव यहाँ पर फ्यूल जी कहते हैं, इसका मतलब होता है टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विथ सेल्फ मोटिवेशन, मतलब एक पहला कदम बढ़ाना अपने आप को मोटिवेट करने के लिए। इनिशिएटिव का मतलब होता है पहल करना। यहाँ पर फ्यूल जी कहते हैं कि जो मैनेजर्स होते हैं उनको एम्प्लॉयज़ को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे कि वो मतलब खुद सजेशंस दें और जो मैनेजर हैं उन्हें वेलकम करने चाहिए उनके सजेशंस का, जिससे कि एम्प्लॉयज़ उनका बेस्ट दे। और कुछ डिसीजंस मतलब कुछ भी काम ऑर्गेनाइजेशन में स्टार्ट करने से पहले उन लोग को एम्प्लॉयज़ से पूछ लेना चाहिए कि कैसे क्या करना चाहिए, जिससे कि टारगेट जल्दी पूरा होगा और एम्प्लॉयज़ के अंदर बिलोंगिंगनेस की भावना बढ़ जाएगी। अब हम बात करते हैं लास्ट प्रिंसिपल दैट इज़ स्पिरिट दी कॉर्प्स। स्पिरिट यानी किसी चीज़ की भावना, किसी चीज़ के प्रति अच्छी भावना, यानी खेल के प्रति भावना बोलते हैं वैसे तो स्पिरिट को। तो स्पिरिट दी कॉर्प्स इसका मतलब होता है मैनेजर को एनकरेज और प्रमोट करना चाहिए टीम स्पिरिट, मतलब कुछ भी काम साथ में मिलकर करने का स्पिरिट को प्रमोट और एनकरेज करना चाहिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर है मैनेजर को आई रिप्लेस करना चाहिए विथ वी के साथ, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मैं से नहीं चलता, सिर्फ एक इंडिविजुअल से नहीं चलता है, बल्कि यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्कर्स, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं। तो यहाँ पर आई को रिप्लेस करना चाहिए वी के साथ, और जिससे कि म्यूचुअल ट्रस्ट और बिलोंगिंगनेस की भावना बढ़नी चाहिए उन टीम मेंबर्स की तरफ। तो उसका जो पॉजिटिव इफेक्ट होगा वो क्या होगा, ये टीम स्पिरिट को डेवलप करेगा और अचीवमेंट ऑफ गोल भी होगा। So, today we have completed all the 14 principles given by Henry Ford. Hope you all have understand this. Thank you for watching my video. Please like, subscribe and comment.